हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लेटेस्ट मैथ्स के 10th क्लास के क्वेश्चन पेपर के एमसीक्यूज को सॉल्व करने वाले हैं। क्योंकि जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं, वो तो बच्चे अच्छे से कर लेते हैं बट एमसीक्यूज में अटक जाते हैं। बिकॉज एमसीक्यूज के लिए हमारी नॉलेज का स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी होता है। सो लेट्स गेट बिगिन। फर्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, व्हाट विल बी द मिसिंग नंबर इन प्राइम फैक्टराइजेशन ट्री। ये ट्री दे रखा है, इस ट्री में हमें ये मिसिंग नंबर को बताना है। देखो जो ट्री बनता कैसे है, 18 2 36, 9 2 18, तो यहाँ पर 9 आ जाएगा, राइट। 3 3 9। क्लियर है कि ये मिसिंग नंबर हम कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं। देखो जैसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं ना, ठीक उसी तरीके से है। 18 2 36, 9 2 18, 3 3 9, राइट। तो ऐसे ही ये ट्री बना हुआ है। अगर आपको इस ट्री को देख के कोई कंफ्यूजन होती है तो आप इसे सिंपल प्राइम फैक्टराइजेशन करके भी चेक कर सकते हैं कि मिसिंग नंबर कौन सा है। तो यहाँ पर डी इज आवर करेक्ट आंसर। सेकेंड एमसीक्यू हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज रैशनल नंबर। रैशनल नंबर कौन सा है। देखो रैशनल नंबर वो होते हैं जिनके स्क्वायर रूट सॉल्व हो जाते हैं, या फिर आप बोल सकते हो कि रैशनल नंबर वो होते हैं जो इरैशनल ना हो। अब हमें मालूम है √2 इज इरैशनल नंबर, क्योंकि ये सॉल्व नहीं होता, पॉइंट के बाद नॉन रिपीटिंग नंबर आते रहते हैं। √3 भी कभी सॉल्व नहीं होता, इसकी भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू कंसीडर करनी पड़ती है। एंड √5 भी इरैशनल है, इसकी भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू ही कंसीडर करनी पड़ती है। बट अगर हम √4 की बात करें तो √4 को हम लिख सकते हैं √2 × 2, 2 2 4। अब ये स्क्वायर रूट है तो ये पेयर में से एक बाहर आ जाएगा, तो ये एक इरैशनल नंबर नहीं है। अगर ये इरैशनल नहीं है तो ये कौन सा नंबर है, रैशनल नंबर। सो सी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। थर्ड एमसीक्यू, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल p of x इक्वल्स टू x² - 3। अब इस पॉलिनोमियल के जीरोस नहीं, नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करने हैं। बहुत सारे बच्चे इसी चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं एंड इसके जीरोस फाइंड आउट करने स्टार्ट कर देते हैं। x की वैल्यूज नहीं बतानी, हमें सिर्फ इतना बताना है इसको देख के कि इसके कितने नंबर ऑफ जीरोस पॉसिबल हैं। अब देखो ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, मींस इसकी डिग्री 2 है। डिग्री 2 होने का मतलब क्या है कि x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2। तो x की जितनी हाईएस्ट पावर होती है उतने ही नंबर ऑफ जीरोस किसी पॉलिनोमियल के पॉसिबल होते हैं। तो यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर 2 है, तो कितने नंबर ऑफ जीरोस पॉसिबल है इसके, 2। सो सी इज आवर करेक्ट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन इज, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इन गिवन फिगर y इक्वल्स टू p of x। ये फिगर हमें दे रखी है और यहाँ पर पॉलिनोमियल कौन सी गिवन है, y इक्वल्स टू p of x। देखो हमें ये देखना होता है p of x पॉलिनोमियल किस वेरिएबल में है, x में। अगर यहाँ पर p of x है तो हम यहाँ पर सिर्फ x एक्सिस को देखेंगे कि ये जो कर्व है वो x को कितनी बार टच कर रही है। होप आपको ये विजिबल है। एक्चुअली ये लाइन कुछ इस तरह से है एंड ये x एक्सिस है। हमें बस ये देखना होता है कि x एक्सिस को ये जो कर्व है वो कितनी बार टच कर रही है या फिर इंटरसेक्ट कर रही है। 1 2 3 4 टाइम्स x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है ये कर्व, तो इसके कितने जीरोस पॉसिबल हैं, 4। अगर यहाँ पर x की जगह पर y होता तो हमें y एक्सिस देखनी होती कि y एक्सिस को गिवन कर्व कितनी बार इंटरसेक्ट कर रही है। ओके, यहाँ पर x था तो हमने x एक्सिस पर देखा कि गिवन कर्व कितनी बार इंटरसेक्ट कर रही है। 1 2 3 4 टाइम्स कर रही है, तो नंबर ऑफ जीरोस 4 हो गए। ओके, नेक्स्ट इज द ग्राफ ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस 2x + 3y = 9 एंड 4x + 6y = 18। ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, इसका ग्राफ हमें बताना है कि कैसा होगा। मींस लाइंस इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट होंगी, कोइंसिडेंट होंगी, पैरेलल होगी, कैसी होगी, ठीक है। उसके लिए हम क्या करते हैं, रेशियोज को कंपेयर करते हैं। ये फर्स्ट इक्वेशन के x के कोफिशिएंट को हम क्या लिखते हैं, a1, y के कोफिशिएंट को b1, ये जो कांस्टेंट है c1। सिमिलरली यहाँ पर x के कोफिशिएंट को a2, y के कोफिशिएंट को b2, कांस्टेंट को c2। अब हमें रेशियोज कैसे कंपेयर करनी होती है, a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2। यहाँ पर a1 कितना है, 2 ओवर a2 कितना है, 4। यहाँ पर b1 कितना है, 3 ओवर b2 6। c1 कितना है, 9 एंड c2 18। अब अगर हम इसको कैंसिल करें, 2 1 2, 2 2 4, 3 1 3, 3 2 6, 9 1 9, 9 2 18। तो ये तीनों रेशियोज किसके इक्वल आ रही हैं, 1/2 के। तो इसका मतलब तीनों रेशियोज क्या हैं, आपस में इक्वल हैं। इसके लिए हमारे पास कंडीशन क्या बन रही है, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 = 1/2। जब ये तीनों रेशियोज आपस में इक्वल होती हैं तो लाइंस क्या होती हैं, कोइंसिडेंट। ओके, जब ये तीनों रेशियोज इक्वल होती हैं तो लाइंस होती है कोइंसिडेंस, मतलब एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन कोइंसाइड कर रही होती है। तो इसके लिए
ये करेक्ट ऑप्शन क्या हो गई? कोइंसिडेंस। सी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज इफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिस एंड दिस हैव यूनिक सोल्यूशन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब यूनिक सोल्यूशन कब होता है? जब हमारे पास a1 by a2 डजंट इक्वल्स टू b1 by b2 हो जाए, तब सोल्यूशन कौन सा होता है? यूनिक। यूनिक सोल्यूशन होने का मतलब क्या होता है कि लाइंस एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं। तो इन्हीं रेशियोज को यूज करके अब हम यहाँ पर k की वैल्यू निकालेंगे। a1 कितना है हमारा? x का कोफिशिएंट a1, y का कोफिशिएंट b1, कांस्टेंट c1, x का कोफिशिएंट a2, y का कोफिशिएंट b2 एंड कांस्टेंट c2। अब अगर इनकी रेशियोज की बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल a1 by a2 दैट इज k by 6, k by 6 लिख दिया हमने। डजंट इक्वल्स टू b1 by b2। b1 कितना है? y का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पर? -1 अपॉन b2। b2 कितना है? -2। y के साथ -2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो -2। अब ये माइनस माइनस कट के पॉजिटिव हो जाएगा। k डजंट इक्वल्स टू, देखो 1/2 एज इट इज, ये जो 6 डिवाइड में है ये इस डजंट इक्वल के दूसरी साइड जाने के बाद न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो यहाँ से 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं k डजंट इक्वल्स टू 3। तो यहाँ पर हमारी करेक्ट ऑप्शन कौन सी आ रही है? बी, दैट इज k डजंट इक्वल्स टू 3। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? इफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 हैज डिस्टिंक्ट रियल रूट्स देन, ये d क्या है? d डिस्क्रिमिनेंट है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में आपने अच्छे से पढ़ा था कि रूट्स डिस्टिंक्ट एंड रियल कब होते हैं। x का क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है? x को फाइंड आउट करने के लिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट d ओवर 2a। अब इसके जो डिस्टिंक्ट अलग अलग दो रूट्स बनते हैं वो इस प्लस और माइनस की वजह से बनते हैं। तो सारा कुछ किस पे डिपेंड करता है? इस d पे। अगर d की कोई पॉजिटिव वैल्यू होगी तो एक बार वो प्लस के साथ आएगी और एक बार नेगेटिव के साथ आएगी, तो दो डिस्टिंक्ट अलग अलग रियल रूट्स हो जाएंगे। तो d क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0, मतलब कोई पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। तो ग्रेटर देन 0 कहां पर है? ये रहा। तो बी इज आर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब जो ए बी सी क्या होता है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a होता है, x का कोफिशिएंट b होता है एंड कांस्टेंट टर्म c होती है। यहाँ पर बी स्क्वायर दैट इज -4 स्क्वायर, x के साथ -4 है तो -4 स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू कितनी है? 2 मल्टीप्लाई c कितना है? 3। 4 स्क्वायर, अब देखो -4 है बट स्क्वायर लगने की वजह से ये पॉजिटिव हो जाएगा। 4 4 जा 16 -4 2 जा 8 8 3 जा 24। तो यहाँ पर हमारे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी आ रही है? -8। B is our correct option. Next question is what is the common difference of 3 1 -1 -3? इसका कॉमन डिफरेंस निकालना है हमें। AP है, ये तो दे रखा है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। D की वैल्यू कैसे निकालते हैं हम? आगे वाली से पहली वाली टर्म को माइनस करना होता है हमेशा, दैट इज a2 माइनस a1। यहाँ पर कैसे AP चलती है? a1 a2 a3 a4 ऐसे ही चलती है ना। D की वैल्यू जब भी हमें कॉमन डिफरेंस निकालना होता है तो आगे वाली से पहले वाली टर्म को माइनस करना होता है, दैट इज a2 माइनस a1 1 माइनस 3। ये देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा बट साइन वही लगेगा जो ग्रेटर नंबर के आगे है। तो 1 माइनस 3 -2, तो -2 ये है। C इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द nth टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? nth टर्म क्या होती है? an इक्वल्स टू किसके होती है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये तो एक फॉर्मूला है जो हमें लर्न करना पड़ता है। नेक्स्ट इज ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर, इक्विलैटरल, आइसोसेलेस, राइट एंगल, स्केलाइन। ऑब्वियसली इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल कौन सी होती है? जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। यही ट्रायंगल्स सिमिलर हो सकती हैं क्योंकि इनका साइज तो बड़ा छोटा हो सकता है बट शेप सेम ही रहती है हमेशा, इक्वल साइड्स होने की वजह से। नेक्स्ट इज फ्रॉम द फिगर फाइंड द एंगल P। इन फिगर्स में से हमें एंगल P को फाइंड आउट करना है। अब किसी ट्रायंगल में किसी एक एंगल को हम तभी फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमें बाकी के दो एंगल्स गिवन हो, बट इस ट्रायंगल में तो कोई भी एंगल गिवन नहीं है। बट हाँ, इस ट्रायंगल में जरूर दो एंगल दे रखे हैं एंड हमें मालूम है कि अगर दो ट्रायंगल्स सिमिलर हों तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करते हैं कि क्या ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर है या नहीं। इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलैरिटी के किस क्राइटेरियन से हम चेक कर सकते हैं कि ये सिमिलर है या नहीं। इन दोनों ट्रायंगल्स की हमें तीनों साइड्स गिवन है
तो ऑब्वियसली साइड 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 क्राइटेरियन ऑफ सिमिलैरिटी हम यूज करके चेक करेंगे कि ये दोनों सिमिलर हैं या नहीं। तो यहाँ पर अगर मैं 6 को देखूं एंड इस ट्रायंगल में 12 को देखूं तो ये दोनों का कॉमन फैक्टर 6 है। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ 6/12 ओके इक्वल्स टू, दूसरी रेशो कौन सी लिख सकते हैं, यहाँ पर देखो इसके पास √3 है एंड इसके पास भी √3 है, तो ये दोनों आपस में ही सॉल्व हो सकती हैं। पहले इस ट्रायंगल की साइड लिख रही हूँ तो यहाँ पर पहले लिखूंगी 3/√3 अपॉन, फिर इस ट्रायंगल की साइड को लिखूंगी 6/√3 इक्वल्स टू, अब इसकी थर्ड साइड यही वाली बची 3.8 एंड यहाँ पर 7.6। अब इनको कैंसिल करके देखते हैं कि क्या ये रेशियो सेम है या नहीं। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, √3 से √3 कट गया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। इनको अगर मैं पॉइंट हटाकर लिखूं तो 3/8/76 आ जाएगा, क्योंकि जब इसका पॉइंट हटेगा तो ऊपर 10 आ जाएगा, जब इसका पॉइंट हटेगा तो नीचे 10 आ जाएगा, तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। 38 1 जा 38, 38 2 जा 76। तीनों के लिए रेशोज सेम है, तो इसका मतलब यस ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। बट अब हम इनका सिंबॉलिक फॉर्म लिखेंगे। तो अगर यहाँ से मैं बात करूं तो फर्स्ट साइड कौन सी थी, ये। इस ट्रायंगल में फर्स्ट साइड कौन सी थी, ये। इस ट्रायंगल में सेकंड साइड कौन सी थी, ये। एंड इस ट्रायंगल में सेकंड साइड ये वाली थी। ऑब्वियसली थर्ड ये वाली एंड ये वाली। तो जब मैं इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखूंगी, फर्स्ट ट्रायंगल को लिखूंगी BCA, ट्रायंगल BCA सिमिलर टू ट्रायंगल, जैसे यहाँ पर पहले वन साइड, सेकंड साइड, फिर थर्ड साइड, सिमिलरली इसको भी वैसे लिखेंगे हम। फर्स्ट के बाद सेकंड यहाँ पर आ रही है तो यहाँ से स्टार्ट करती हूँ, QPR, ट्रायंगल QPR। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं एंड इसकी सिंबॉलिक फॉर्म ये है। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होंगे, बिकॉज वी नो दैट corresponding angles of similar triangles are equal, as we know that corresponding angles in these similar triangles are equal। तो इसका मतलब एंगल B equals to एंगल Q, एंगल C equals to एंगल P, एंगल A equals to एंगल R। एंड हमें कौन सा फाइंड आउट करना है, एंगल P। P एंगल किसके इक्वल है, C के। ये P एंगल C के इक्वल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें C फाइंड आउट करना होगा। अब इस ट्रायंगल में तो हमें दो एंगल दे रखे हैं, तो थर्ड हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्रायंगल। तो यहाँ पर लिखते हैं इन ट्रायंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, राइट। एंगल A कितना है 80 डिग्री प्लस एंगल B 60 डिग्री प्लस एंगल C हमें फाइंड आउट करना है इक्वल्स टू 180 डिग्री। 80 प्लस 60 140 डिग्री प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री एज इट इज। इस 140 को उठाकर राइट हैंड साइड शिफ्ट करते हैं तो ये नेगेटिव का 140 डिग्री हो जाएगा, तो एंगल C इक्वल्स टू 40 डिग्री। तो अगर एंगल C 40 डिग्री है तो एंगल P भी कितना होगा 40 डिग्री, because angle C equals to angle P, angle P equals to angle C, so that angle P equals to 40 degree and यही हमें find out करना था। नेक्स्ट इज विच इज नोट द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। देखो मेन भी सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में बताता है, मीडियन भी सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में बताता है एंड मोड भी सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में बताता है। बस एक रेंज ही ऐसी है जिसका सेंट्रल टेंडेंसी से कोई लेना देना नहीं होता। तो इन्होंने पूछा है नोट द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेन, मीडियन, मोड तो सेंट्रल टेंडेंसी बताते हैं बट रेंज नहीं बताती। सो दिस इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज फाइंड द साइज ऑफ द क्लास इंटरवल 20 to 30 ऑफ ग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा की एक क्लास दे रखी है 20 से 30, इसका क्लास साइज फाइंड आउट करना है। हमें मालूम है किसी भी क्लास इंटरवल की ये लोअर लिमिट होती है एंड ये अपर लिमिट होती है। क्लास साइज कैसे निकालते हैं, डिनोट करते हैं H से, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट इज 30 माइनस 20 कितना हो गया 10। तो इसका क्लास साइज कितना है 10। सो बी इज आवर करेक्ट आंसर। इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट
equals to 0.05. What is the probability of not event? We know that probability of event plus probability of not event equals to 1 होता है। अगर probability of event दे रखी है and not e हमें find out करना है तो probability of not event as it is रहने देंगे equals to 1 भी as it is। इस probability of event को उठाकर right hand side shift कर देते हैं, probability of event इस साइड जाकर नेगेटिव का हो जाएगा equals to 1 माइनस probability of event कितनी है 0.05। अब इसको माइनस कर देते हैं, 1 में से माइनस करना है 0.05 एंड हमें मालूम है पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना होता है। 1 को मैं 1.00 लिख सकती हूँ। यहाँ से कैरी लेने के बाद ये 10 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, यहाँ पर 0, 10 माइनस 5, 5, 9 माइनस 0, 9.0, so 0.95 is our answer। Next is a coin is tossed once, the probability of getting a tail। जब भी कॉइन को टॉस करते हैं तो इसकी सैंपल स्पेस क्या होती है, इसके दो ही फेसेस होते हैं, एक तो H एंड दूसरा T, हेड एंड टेल। तो इसकी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी है 2 एंड फेवर में कितनी है टेल। टेल के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है तो फेवर में कितनी है 1, तो 1/2 इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। सो C इज आवर करेक्ट आंसर।